हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, है ना। अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक कैरेक्टर की बात कर ली है। अब हम मूव करेंगे हमारे रिएक्शन पार्ट पे, है ना। तो हम लोग अपने रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। हाँ, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, RCOOH प्लस Na। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, क्योंकि हमारा ये एसिड होता है और ये हमारा मेटल है, तो ये हमारा बन जाएगा RCOONA और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। H2 गैस निकल जाएगी तो यहाँ हमारा 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे एंड यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली Na के साथ रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग को जिंक के साथ शो करना है, मान लो की बात है RCOOH प्लस Zn, RCOO होल ट्वाइस Zn प्लस, यही हमारा बन जाएगा, राइट। और फिर H2 हमारा ये निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। बस कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन, चाहे हम लोग सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, जिंक ले लें, कुछ भी ले लें, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग के मोनोवैलेंट एटम के साथ, ये डाईवैलेंट एटम के साथ। हाँ, तो बेसिकली इसमें यही होता है। फिर चाहे अगर हम वो ले लें, वो भी ले लें, क्या बेंजोइक एसिड ले लेंगे, तब भी हमारी सेम रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो हमारे अलग अलग मेटल्स है, अलग अलग एसिड से सब सेम ही रिएक्शन देंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारे होते हैं एसिड होते हैं, ये हमारा वो होते हैं मेटल्स, तो ये रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मेटल्स के साथ होगी रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद एल्कलाइसिड है, क्योंकि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और एल्कलाइसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सिंपल, है ना। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, RCOOH और प्लस, मान लो की बात है, हम क्या ले लेते हैं, NaOH। तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बन जाएगा RCOONA प्लस H2O, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये एल्कलाइज के साथ रिएक्शन हो जाएगी। फिर चाहे बेंजोइक एसिड लें या फिर कोई भी एसिड लें, एलिफैटिक एसिड लें, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझे होगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इनसे भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे एसिड नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। तो RCOOH प्लस Na2CO3, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ Na2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट से RCOOH प्लस NaHCO3, यहाँ पे भी बन जाएगा RCOONA और प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो फुली वाला पार्ट समझ में आया। इजी, वेरी इजी। एसिड जैसे रिएक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम कर रहा है ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे रह जाएगा हमारा क्या, 4, है ना। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से कैसे बनाते हैं हम लोग अपने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखो, हम लोग वही अपना RCOOH प्लस PCl5 अगर यूज करना है, PCl5 से बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं, R, है ना, ये हमारा COOH प्लस PCl3 से भी बना सकते हैं। तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा बेसिकली RCO और ये Cl प्लस H3PO3, कुछ इस तरीके से। SOCl2 से भी बना सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस SOCl2, तो हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 और प्लस HCl गैस, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग एसिड क्लोराइड बना सकते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। हम लोग ईस्टर्स बनाते हैं हमारी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से, है ना। RCOOH और प्लस ले लेते हैं R-OH।
तो हमारा क्या बन जाता है, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाता है RC डबल बॉन्ड O प्लस हमारा H2O बाहर हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। और इसमें अगर हम लोगों को इस तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है राइट की तरफ, तो हम लोग या तो अल्कोहल को एक्सेस में ले लेंगे, क्योंकि अल्कोहल को एक्सेस में ले लेंगे तो ये इससे रिएक्ट होता रहेगा, ये बनाता रहेगा। और या तो हम क्या करें, वाटर को गायब कर दें, वाटर को गायब कर देंगे तो ये ऐसा रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पाएगी एंड रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव करेगी, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है, किसकी बात आती है, कि अगर हम लोग जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं R' और R, अगर हम इनका साइज बढ़ा देंगे, अगर हम इनका बल्क बढ़ा देंगे, यानी कि हम बड़े बड़े ग्रुप्स ले लेंगे R' और R की जगह, तो हमारा जो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। तो मान लो की बात, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि R यहाँ की बात करें, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से हमारा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन होता है HCOOH के लिए सबसे तेज, है ना। फिर उसके बाद बात आती है CH3COOH, है ना। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, है ना। और फिर उसके बाद बात आती है CH3 होल थ्राइस CCOOH, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि R यहाँ पर हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो इस तरीके से हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। और अल्कोहल के लिए भी CH3OH, है ना। फिर उसके बाद CH2OH, फिर उसके बाद CH3, है ना, होल ट्वाइस CHOH, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस C और OH। कुछ इस तरीके से हमारा अल्कोहल भी मतलब वो हो जाएगा कि अल्कोहल के लिए रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, है ना। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हम लोग बेंजोइक एसिड ले लें, बेंजोइक एसिड में भी अगर हम ऑर्थो पे लगा देंगे तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारा स्लो होता चला जाएगा। मतलब मान लो की बात हम लोग ऐसे बना दें, क्या हमारा ये है हमारा बेंजोइक एसिड COOH, इसका इफेक्ट होगा तेज, किससे होगा, अच्छा इससे हमारा ये आ जाएगा, इसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन तेज होगा इससे CH3 से, है ना। और ये इसका अच्छा होगा किससे, अगर हम दोनों जगह दोनों ऑर्थो पे अगर हम लगा दें, क्या हमारा CH3 इस तरीके से, तो ये सबसे स्लो होगा इसका, है ना। तो ये रेट याद रखना किस तरीके से हम लोग का रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन वेरी करेगा अलग, अगर हम लोग इस तरीके से हम अपना या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लें, है ना, उसका बल्क अगर जैसे इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम होता जाएगा, इसका बल्क अगर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा, इसका बल्क इंक्रीज करेगा ऑर्थो पोजीशन पे तो भी इसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम होता जाएगा। तो होपफुली फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, RCOOH, इसमें हम लोग NH3 डाल दो, NH3 से रिएक्ट करा दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH4, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2, और हमारा वाटर अलग हो जाएगा H2O। कुछ इस तरीके से हम लोग की अमाइड्स बना सकते हैं ना, हम लोग अमाइड्स इस तरीके से बना सकते हैं ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स से हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये मान लो, मतलब एसिड एनहाइड्राइड को कैसे बना सकते हैं ना, RCOOH, है ना, और इधर भी हम लोगों ने RCOOH ले लिया, तो ये हमारा H2O अलग हो जाएगा, है ना, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, और इसको हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O इससे C डबल बॉन्ड O R, कुछ इस तरीके से, एंड हमारा H2O हो जाएगा अलग। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, एसिड एनहाइड्राइड्स को बनाने की रिएक्शन, है ना। इस तरीके से हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स को बना सकते हैं। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है।
हाँ, अब हमारे पास आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो भी केमिकल रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन केमिकल एक इलेक्ट्रिकल भी होती है ना, उसे हम कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कहते हैं। तो अब डी कार्बोक्सिलेशन हम लोग केमिकल मेथड से कैसे करा सकते हैं, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, है ना। हम लोग को CO2 हटाना है, तो रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज टर्म्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं RCOONA, हम लोग सोडियम फॉर्मेट, सोडियम ये ले लेते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना। फिर इसमें डाल देते हैं क्या, हम लोग डाल देते हैं अपना, ये क्या डाल देते हैं अपना, सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम से इसको रिएक्ट करा देते हैं। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, और इसको हीट कर देते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है RH, है ना। ये पूरा पार्ट हट के यहाँ पे H आ जाता है ना, और हमारा क्या अलग हो जाता है, हमारा Na2CO3 वाला पार्ट हो जाता है अलग, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा एल्केन बन जाता है, यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारा। और कार्बोक्सिल ग्रुप से CO2 उसके साथ चला जाता है Na के साथ, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करती है, डीकार्बोक्सिलेशन केमिकल वाली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर नेम्ड रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग लेते हैं अपना सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना, RCOONA, कुछ इस तरीके से, है ना। और इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, इससे हम लोग बना लेते हैं 2RCOO माइनस, है ना। वो हम लोग क्या कर लेते हैं, आयंस में तोड़ देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, और 2Na प्लस, है ना। हम लोग के पास ये हो गया एनायन, ये हो गया हमारे पास कैटायन। अब क्या करते हैं, हमारे एनोड पे जाता है, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा ये चला जाता है, हम लोग इसको एक्वस मीडियम में लेते हैं, एक्वस मीडियम में यानी कि पानी में, है ना। तो अब ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा चला जाता है एनोड पर, है ना। तो एनोड पर कुछ इस तरीके से 2RCOO माइनस चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाता है, 2R हम लोग का R और R यानी कि एल्केन बना लेता है, ये एल्केन बन गया, है ना। और हमारा CO2 हो जाता है अलग, प्लस 2CO2 हमारा अलग, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी के साथ निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और हमारे कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, हमारे कैथोड पे होता है, देखो अब हमारा हाइड्रोजन और सोडियम होता है। तो हाइड्रोजन और सोडियम में हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाता है, इस वजह, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक्वस मीडियम है ना। तो एक्वस मीडियम में H प्लस और OH माइनस भी होगा, है ना, कंपटीशन में। तो H प्लस और Na प्लस में से H प्लस हमारा चला जाता है, और वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है, बेसिकली 2H2O जो होता है वो हमारा टूट जाता है किसमें, ऐसे ओवरऑल 2H प्लस, है ना। ये कैथोड पे नहीं, ओवरऑल रिएक्शन होती है हमारी नॉर्मली सॉल्यूशन में 2OH माइनस। फिर हमारा कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा H प्लस जाता है, ये 2H प्लस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और क्या बना लेता है हमारा H2 गैस हमारी इवॉल्व कर जाती है इस तरीके से, है ना। तो इट इज टू बी नोटेड दैट H प्लस आयंस हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू दैट ऑफ Na प्लस आयंस डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली एट कैथोड, क्योंकि H प्लस आयंस जो होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से ज्यादा होता है, इस वजह से वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कर जाते हैं, है ना। तो होपफुली यार पार्ट समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन में क्या बचता है, Na प्लस बचता है और OH माइनस बचता है। तो हमारा सॉल्यूशन में NaOH बन जाता है, NaOH बन जाता है, तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो एल्कलाइन हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, क्योंकि Na बचा और OH बचा, क्योंकि H तो यहाँ चला गया और हमारा RCO माइनस इधर चला गया, तो हमारा Na और OH बचेगा, तो हमारा सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। और इस वाले मेथड से हम लोग क्या नहीं बना सकते, हम लोग इस वाले पार्ट से मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन पहली बात तो क्यों नहीं बना सकते, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ ना, इवन एल्केन्स बना सकते हैं ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की एल्केन, क्योंकि R और R यानी कि 2R बेसिकली, तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बन सकती है, हमारे पास मीथेन नहीं बन सकता। और एक और रीजन है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना। अगर हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ले लें और उसका हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना ले, या फिर यानी कि HCOONA, तो वो बेसिकली हमारी ये वाली रिएक्शन नहीं देता है ना। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हमारा HCONA यानी कि सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट या रिएक्शन नहीं देता है, तो हम इससे मीथेन नहीं बना सकते, है ना। तो ओवरऑल हम सिर्फ इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वाली एल्केन बना सकते हैं। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको, है ना, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली हमारा अल्फा कार्बन होना जरूरी है। अल्फा कार्बन मतलब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक वो पार्ट है COOH, इसका COH उस कार्बन मतलब COH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, है ना। तो हमारा अल्फा कार्बन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेड PCl2 या फिर रेड PBr2 से रिएक्ट करा देंगे, है ना। रेड फास्फोरस Cl2 से रिएक्ट करा देंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा HCl वाला पार्ट निकल जाएगा, HCl वाला पार्ट निकल जाएगा और हमारा एक H की जगह क्या आ जाएगा, CH2Cl COOH। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा, है ना। इसको फिर से अगर हम लोग क्या करा दें, इसमें फिर से हमारे पास क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन बचे हैं, अल्फा कार्बन के पास, तो फिर से हम लोग इसमें रेड PH2 लगा देंगे। तो हमारा रेड PH2 माइनस HCl, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CHCl2COOH, है ना। फिर से एक और हम करा सकते हैं क्योंकि एक और बचा है अभी भी, रेड PCl2, तो हमारा फिर से इसमें से HCl निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CCl3COOH। कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। फिर मान लो की बात, अगर हमने यहाँ पर क्या किया होता, यहाँ पर अगर हमने लगाया होता क्या, CH3CH2, है ना। मान लो की बात, हमने यहाँ पे इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड लिया होता, है ना। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, जो कार्बन इससे COH से जुड़ा हुआ अल्फा और अल्फा से जुड़ा होगा वो बीटा, है ना। तो हमारा यहाँ क्या बन जाता है, तो हमारा यहाँ पर बन जाता है बेसिकली, और मान लो की बात, हम इस बार Cl2 की जगह Br2 ले लें, है ना। Cl2 की जगह क्या कर लें, इधर H2 नहीं Br2, है ना। अगर हम लोग क्या करें, इधर हम लोग इसमें Br2 ले लें, है ना, रेड Br2, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, फिर एक H जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा, इधर CH2 नहीं CH3, तो CH3CH, इस पे आ जाएगा Br, है ना। और फिर ये जुड़ जाएगा किससे, COOH से। फिर उसके बाद एक और H बचा है, तो इसको हम लोग फिर से रेड P, इधर HCl नहीं निकलेगा, इधर HBr निकल जाएगा, है ना। और इसको हम लोग फिर से रेड PBr2 से रिएक्ट करा देंगे, तो फिर से हमारा HBr निकल जाएगा और हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग का फाइनली बन जाएगा ये क्या, CH3CBr कुछ इस तरीके से हम लोग का फाइनली HPZ रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा। इसमें बेसिकली अल्फा कार्बन, अल्फा मतलब जो COOH से जो जुड़ा है कार्बन, वो वाला कार्बन, अल्फा कार्बन पे हम लोग का H हटता है और हमारा हेलोजन पार्ट लग जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की या फिर HBZ रिएक्शन होगी। तो फुली ये पार्ट समझे होगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा बेसिकली बेंजोइक एसिड शो करेगा। अब बेंजोइक एसिड जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है, वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। वो हमारे मेटा पे लगा देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से कम कर लेता है, तो हमारा मेटा ऑटोमेटिकली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो जाता है। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेटा पे अटैक करता है। एंड हमारा जो बेंजोइक एसिड में जो COOH लगा होता है वो बेसिकली हमारे बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट भी कर देता है। इस वजह से हमारा ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही हार्श कंडीशन, बहुत सी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, बहुत ही सिंपल कंडीशंस में नहीं हो पाती। और उसमें भी सबसे पहले हमारे पास आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये हमारा बेंजोइक एसिड है ना, COOH प्लस Br2, इसकी प्रेजेंस में FeBr3, तो हमारा मेटा पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये है COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Br और हमारा HBr निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना। मेटा ब्रोमो हम लोग का बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है ना, नाइट्रेशन की बात कर लें और फिर सल्फोनेशन, है ना। नाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा ये है बेंजोइक एसिड, है ना, COOH प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड,
इसकी प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये क्या बन जाता है हमारा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है ना। यहाँ पे NO2 लग जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे COOH, और हमारा H किसके साथ चला जाता है, H हमारा चला जाता है बेसिकली 2H2O है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट है ना, नाइट्रेशन वाली। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है सल्फोनेशन की है ना। तो हमारे सल्फोनेशन में क्या होता है बेसिकली, हमारा थर्ड पार्ट है सल्फोनेशन है ना। सल्फोनेशन में होता ये है, फिर से हमारा बन जाते हैं बेंजोइक एसिड। ये है हमारा बेंजोइक एसिड COOH है ना। इसको हम लोग डालते हैं इसमें क्या H2SO4 है ना, और SO3 गैस इसमें पास कराते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या इसमें ऐड हो जाता है, ये हमारा मेटा पोजीशन पे SO3H ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से है ना। और यहाँ पर क्या है COOH और हमारा H2O निकल जाता है कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं देता है, ये हमारा सल्फोनेशन नाइट्रेशन और वो देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेंजोइक एसिड जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस वजह से नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है हमारा बेंजीन रिंग पे COOH की वजह से, इस वजह से कार्बोक्सिलेट इतना ज्यादा मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट एरोमेटिक एसिड्स आर अनेबल टू अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। हमारी जो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं दे पाती हैं, क्योंकि ये हमारी रिंग बहुत ज्यादा ही डीएक्टिवेट हो चुकी होती है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सल्फोनेशन हो जाता है कंप्लीट, एंड इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी समाप्त होता है। तो फिर अब हमारा ये काफी मेजर पोर्शन अभी धीरे धीरे खत्म होने को आया है। तो अब हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिला जाएगा फिर किसी और वीडियो में, ठीक है, चला जाए, बाय बाय।